हेलो एवरीवन। आज हम रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनिट 4 का टॉपिक है। अगर देखें रिलेटिविटी की शुरुआत, तो रिलेटिविटी की शुरुआत कहाँ से हुई? रिलेटिविटी की शुरुआत एक्चुअली आइंस्टाइन की एक सोच से हुई, जब उसने यह सोचा कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना शुरू करूं तो मेरे आसपास की चीज़ें कैसे चेंज होगी। और उसने इस बारे में काफ़ी सोचा, और जब उसने यह सोचना शुरू किया तब उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की रही होगी। आफ्टर दैट 1905 में उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो स्पेस टाइम के न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर था। और इसी से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शुरुआत होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि एक एटम्स के अंदर एनॉर्मस एनर्जी अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह भी बताती है कि किस तरह से यूनिवर्स की शुरुआत होती है। अगर न्यूटन से पहले देखें और स्पेस टाइम को न्यूटन से पहले देखें तो टाइम एक नदी के बहाव की तरह है, जो जिसमें ना तो तेजी आती है और ना ही वो कम होता है। आप इस तरह उसको समझ सकते हो। बट आइंस्टीन ने कहा कि स्पेस टाइम अलग अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल के और इसको इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लो ये दो एक्सिस है। लेट अस से दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। और कोई कार इस तरह से मूव करती है, किसी स्पीड से, लेट अस से v स्पीड से। v इक्वल टू हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये सिर्फ ये कार है सिर्फ ईस्ट की तरफ को बढ़ती है, इसमें कोई भी नॉर्थ वाला कंपोनेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सेम स्पीड से नॉर्थ के कंपोनेंट की तरफ कुछ नॉर्थ के कंपोनेंट की तरफ जाती है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। यानी जितना ये नॉर्थ की तरफ को जाएगी उतनी ही कमी हमारे ईस्ट वाले एक्सिस में भी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारा एक स्पेस टाइम भी होता है। ये हमारा होगा स्पेस एंड दिस इज टाइम। यहाँ पे आप समझ गए ना, जैसे अगर ये 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और सपोज करो 5 सेकंड बाद ये यहाँ पे है, तो नॉर्थ में कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में चले तो ये यहाँ पे समवेयर यहाँ इधर होगी और नॉर्थ में भी कुछ कंपोनेंट को ये कवर करेगी। तो यानी इस वाले एक्सिस में कुछ कमी आएगी। इसी तरह स्पेस टाइम में अगर कोई कार इस तरह से मूव करती है और अगर मैं कह दूं किसी वेलोसिटी से स्पेस की तरफ को मूव करती है तो उसके टाइम में कमी आ जाती है। अगर वो सी की स्पीड से चले तो वो सीधी की सीधी ऐसे रहेगी, यानी कि टाइम एक रुका हुआ हम मान सकते हैं। तो टाइम और स्पेस दोनों कनेक्टेड है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम को। रेफरेंस फ्रेम होते क्या है? और सबसे पहले मैं बात करूंगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की। मान लो आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, लेट अस से हियर, ओके। और ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है आगे की तरफ।
और ये ट्रेन या गाड़ी इतनी स्मूथ है कि हम लोग इसके वाइब्रेशंस भी महसूस नहीं कर पाते। इस स्थिति में v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब अगर ये स्मूथली आगे की तरफ बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, बिकॉज v is equal to constant, so dv by dt is equal to 0, means acceleration is equal to 0। तो ऐसे फ्रेम जिनमें एक्सेलरेशन 0 हो या जो कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, उन सबको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। अगर इसके साथ हम एक और यहाँ पे इसी तरह से कोई ट्रेन लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं जो v डैश से आगे बढ़ रही है और v डैश ग्रेटर देन v है, तो ये भी एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। और इस रेफरेंस फ्रेम मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ऐसा कोई लो नहीं कि हम ये बता सके कि ये वाला रेफरेंस फ्रेम बेटर है या ये वाला रेफरेंस फ्रेम बेटर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये गाड़ी भी मूव कर रही थी। दो केसेस हो सकती है, अगर इसकी स्पीड बढ़ाई जाए या सपोज इसको रोका जाए। अब हम ये लेते हैं, मान लो ये वाली ट्रेन है, ये जो गाड़ी है, अगर ये रुकती है या तेजी से बढ़ती है तो उस केस में हम लोगों को एक फोर्स महसूस होगा। इसके अंदर जो भी बैठे हैं उनको एक फोर्स महसूस होगा, एक धक्का लगेगा। अगर ब्रेक लगते हैं या तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है तो हम लोगों को एक फोर्स महसूस होगा, एक धक्का लगेगा। इस केस में एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें जो एक्सीलरेटेड हो उनको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब आप यहाँ पे इस वाले को देखिए, फर्स्ट ये रेफरेंस फ्रेम जिसके बारे में मैंने अभी बात की, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में, इसमें कोई भी फोर्स में एग्जिस्ट नहीं है बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया जा सकता है इन दिस रेफरेंस फ्रेम। अब हमारे पास क्या अर्थ एक रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है? अर्थ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है, बट न्यूटन्स ने कहा था कि इसको अप्रोक्सीमेटली हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो रेस्ट में ही रहती है अगर वो उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। मान लो हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है S और S डैश। S डैश मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू S डैश। तो इस केस में हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे लेटर से हमारे कोऑर्डिनेट x, y, z कोऑर्डिनेट एंड t टाइम ऑल्सो किसमें है? S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उनको हम निकाल लेते हैं। x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, कि विद टाइम t ये वी टी डिस्टेंस मूव करेगा और ये रेफरेंस फ्रेम अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसमें y और z मोशन इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट मीन्स y डैश विल बी y एंड z डैश z इज इक्वल टू z डैश। एंड टाइम t इज इक्वल टू t डैश। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन
इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इन इक्वेशंस को हम गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। So the mathematical basis of comparing the two description is called a transformation। आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई रेफरेंस फ्रेम S है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम S डैश है तो उसमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन डिफरेंट रहती है। इसके लिए मैं आपको ये यहाँ पे वीडियो इसको देख सकते हो आप। ये दो व्यूज है, एक ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होते। अब ये जो इस पे जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसको किस तरह से चीजें दिखाई देती है, ये देखिए उसको स्ट्रेट दिखाई देगी, बट जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है इसको ये कर्व्ड लाइन दिखाई देगी। सो दिस इज द डिफरेंस कि जब दो फ्रेम एक S और H मूव होते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होंगे। इसके अलावा इक्वल टू x माइनस vt। ओके, नाउ इफ यू डिफरेंशिएट you will get dx dash over dt is equal to dx over dt माइनस v, और ये dx dash over dx prime on dt prime dx prime and over dt ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी v डैश, यानी वेलोसिटी इन फ्रेम s डैश, एंड दिस इज v, वेलोसिटी इन फ्रेम s, और it is along x axis, so let it put x here। ठीक है, ओके यहां से शुरू करना। देखो ये इक्वेशन है x डैश x प्राइम इक्वल टू x माइनस dt। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं dx प्राइम ओवर dt विद रेस्पेक्ट टू t, वी विल गेट दिस इक्वेशन, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, vx प्राइम x, और इसको vx एंड दिस इज v। vx प्राइम हमारी वेलोसिटी है किसमें, रेफरेंस फ्रेम s डैश में, vx वेलोसिटी है किसमें, रेफरेंस फ्रेम s में, एंड v उन s डैश की वेलोसिटी है जो विद रेस्पेक्ट टू s। क्लियर? नाउ इफ यू डिफरेंशिएट अगेन, अगर फिर से डिफरेंशिएट करें dvx डैश ओवर dt, then it will be dvx over dt, and this will be 0. Okay, and this is the acceleration, dv over dt means acceleration, and like that vy, so for example vy prime will be vy, and similarly vz prime will be vz, because the reference frame s dash is not moving along y axis and z axis, it is moving along x axis only। so इसी तरह एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, ay prime is equal to ay and az prime is equal to az। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन सेम है, सो मीन्स इस रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ होल्ड होगा एज लॉन्ग एज v is equal to constant, तब तक रेफरेंस फ्रेम s डैश एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा।
तब तक हमारा न्यूटन्स लॉ रेफरेंस फ्रेम एस में और एस डैश दोनों में वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देख, एफ इक्वल टू क्या होता है एम में, ठीक है, ठीक, एफ इक्वल टू एम में, ओके, देन एफ डैश विल बी एफ प्राइम विल बी एम ए प्राइम, but m is equal to m prime and a is equal to a prime, so f will be f prime, means दोनों में फोर्स सेम होगा। सो इसका मतलब जब तक हमारा रेफरेंस फ्रेम एस डैश एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब तक न्यूटन्स लॉ दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होंगे। और यही कारण है हम किसी एक फ्रेम रेफरेंस को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब तक कोई इनर्शिया है बेटर नहीं कह सकते। हम किसी